शुभ संध्या बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित पाठ भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। बच्चों, भाषा जो शब्द है ये संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों पर अभिव्यक्त करना चाहता है और दूसरों के भावों और विचारों को समझना चाहता है। इसके लिए उसे किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और वही माध्यम भाषा कहलाता है। हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए और दूसरों के विचारों को खुद ग्रहण करने के लिए हमें भाषा के माध्यम की ज़रूरत होती है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मौखिक भाषा अर्थात मुख से बोली गई भाषा है ना। अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करना और दूसरों के विचारों को सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है और दैनिक व्यवहार में इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम मुख से बोलकर अपनी बात किसी दूसरे को कहते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर समझते हैं, तो ये मौखिक भाषा का रूप है। और पहले जब प्रारंभिक अवस्था में मौखिक भाषा का ही प्रचलन था, है ना। इसके बाद है लिखित भाषा। लिखित अर्थात लिखा हुआ। जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा का यह जो रूप है, ये सिर्फ साक्षर व्यक्तियों के द्वारा ही प्रयोग किया जा सकता है। जो पढ़े लिखे हैं वही लिखित भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और एक और भाषा है सांकेतिक भाषा। जब इशारों और संकेतों द्वारा बात समझना और समझाना सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे गार्ड का हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी को चलवाना, अध्यापक द्वारा मुंह पर उंगली रखकर बच्चों को चुप करवाना और मूक बधिरों द्वारा इशारों या विभिन्न अंग मुद्राओं द्वारा किया गया वार्तालाप, ये सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। लेकिन व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता, ये सिर्फ व्यवहार में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे लिपि। तो मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिन्हों को निर्धारित किया गया है, जिन्हें हम लिपि कहते हैं। जो मुख से जो हम लोग भाषा बोलते हैं, अगर हम उसे हम लिखित रूप में व्यक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन्हें लिपि कहते हैं। तो लिपि की परिभाषा इस तरह से दी जा सकती है, मुख से निकली ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। बच्चों, हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, बांग्ला, चीनी की लिपि कांजी, रूसी की सिरिलिक, जापानी की हिरांगा और मराठी की बालबंध। ये सब अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। अब भाषा के और भी कुछ रूप हैं। जैसे एक है मातृभाषा। जो भाषा एक बच्चा अपनी माँ और परिवार से सुनकर सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। बच्चों, नाम है मातृभाषा, लेकिन ये भाषा हम अपनी माँ से और अपने परिवार से सुनकर सीखते हैं, इसलिए यह जो है मातृभाषा कही जाती है। जैसे एक पंजाबी परिवार में जन्मे बच्चे की मातृभाषा पंजाबी होगी और हिंदी परिवार में जन्मे बच्चे की मातृभाषा हिंदी होती है। इसके बाद है राजभाषा। देश के अधिकांश सरकारी कार्यालयों
और राजकाज में प्रयोग होने वाली भाषा हिंदी है, इसलिए इसे भारत की राजभाषा कहा जाता है। जितने भी सरकारी कार्यालय हैं देश में, वहाँ प्रयोग होने वाली जो भाषा है वो हिंदी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, राजभाषा भी कह सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। और यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो मातृभाषा वो भाषा है जो बच्चा अपनी माँ या फिर परिवार से सुनकर सीखता है, और राजभाषा वो भाषा है जो किसी देश के सरकारी कार्यालयों या फिर राजकाज में प्रयोग की जाती है। भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है ना, जैसे असमिया, हिंदी के अलावा नहीं, हिंदी सहित, उसमें हिंदी भी शामिल है, असमिया, बांग्ला, बोडो, गुजराती, देखिए हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, डोगरी, तेलुगु तथा उर्दू। बोली एक क्षेत्र विशेष में स्थानीय लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली जो है किसी क्षेत्र विशेष में ही प्रयोग की जाती है। इसका क्षेत्र सीमित होता है तथा इसमें साहित्य की रचना प्रायः नहीं की जाती है। बोली में रचित अनेक लोकगीत और लोक कथाएं पाई जाती है, और ये लिखित रूप में नहीं होते हैं, इनका प्रचलन केवल मौखिक रूप में होता है। तो बच्चों, किसी क्षेत्र विशेष में सिर्फ वहाँ के लोगों के द्वारा जो भाषा प्रयोग की जाती है उसे हम बोली कहते हैं। ये सिर्फ सीमित क्षेत्र में होती है और इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। बोली में बहुत सारे लोकगीत और लोक कथाएं होती है ना, परंतु ये लिखित रूप में नहीं होते हैं। इसी के साथ हिंदी की कुछ उपभाषाएं तथा बोलियां हैं। हिंदी विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि क्षेत्रों में यह मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है। इतने विशाल भूभाग की भाषा होने के कारण इसमें अनेक उपभाषाओं तथा बोलियों का समावेश हो गया है, जिन्हें हम निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, ये सब पश्चिमी हिंदी है। पूर्वी हिंदी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, ये सब पूर्वी हिंदी। मतलब हिंदी की कई बोलियां भी स्थापित हो गई है, मतलब हिंदी का कई रूप निकल कर इसके सामने आ गया है। इसलिए इसको भारत में जितने भी राज्य हैं तो हर राज्य में की हिंदी थोड़ी बहुत भिन्न है। जैसे बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहार में मैथिली, भोजपुरी, मागधी, साधनी इत्यादि ये सब हिंदी की ही बोलियां हैं। जैसे बच्चों, आप लोग अपने घर में मगधी भाषा का प्रयोग करते होंगे, तो मगध की जो हिंदी, हम लोग मगध क्षेत्र में रहते हैं, तो मगध की जो हिंदी है वो मागधी है, जिसको हम लोग तद्भव रूप में मगही भी बोलते हैं। ठीक है। राजस्थान की जो हिंदी है उसे मारवाड़ी, मालवी, लबांदी, बागरी इत्यादि। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडिया, ये सब हिंदी की ही बोलियां हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी के अलग अलग रूप विकसित हो गए हैं। तो ये सब क्या है, हिंदी की उपभाषाएं, या फिर हम इन्हें बोलियां, हिंदी की बोलियां कह सकते हैं। हिंदी का मानक रूप, हिंदी का क्षेत्र अत्यंत विशाल है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हिंदी में एक रूपता लाने के लिए अनेक विद्वान और शिक्षाविद हिंदी का मानक रूप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय हिंदी निदेशालय में वर्णमाला एवं वर्तनी की एक रूपता स्थापित करने का कार्य चल रहा है। प्राचीन काल से विद्वानों और शिक्षाविदों के अमूल्य विचारों तथा भाव रचनाओं को लिखित रूप में संजो कर रखा जाता है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है।
हिंदी साहित्य क्या है, तो जितने भी प्राचीन काल के विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं, उनके विचारों को और रचनाओं को लिखित रूप में संजो कर रखा जाता है, जिस संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कभी कभी हिंदी साहित्य, तो हिंदी साहित्य में क्या आ गया, जितने भी प्राचीन विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं, उनके विचारों को लिखित रूप में संजो कर रखना, या उनके विचारों का लिखित जो संचित कोश है उसे साहित्य कहा जाता है। साहित्य भी दो प्रकार के होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। ठीक है, गद्य साहित्य क्या होता है, तो गद्य साहित्य में जो रचनाएं होती है उसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, जीवनी, लेख, संस्मरण, पत्र, ये सब गद्य साहित्य की विधाएं हैं। गद्य साहित्य में क्या कहा जाता है, उपन्यास, कहानी, नाटक, जीवनी, लेख, संस्मरण, पत्र इत्यादि। हिंदी के गद्य साहित्यकार कौन कौन हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर संपूर्णानंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, रागे राघव इत्यादि। प्रमुख हिंदी गद्य रचनाएं चंद्रकांता, गोदान, चंद्रगुप्त, राग दरबारी, गुनाहों का देवता, आधे अधूरे आदि। तो हिंदी साहित्य की प्रमुख विधाएं हो गई, कुछ गद्य साहित्यकार के नाम हो गए और कुछ गद्य रचनाओं के नाम हो गए, ये सब उदाहरण हैं। अब पद्य साहित्य की अगर बात करें तो पद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं गीत, कविता, दोहा, पद, गजल, छंद, चौपाई इत्यादि। कुछ प्रमुख हिंदी पद्य साहित्यकार कौन कौन हैं, भूषण, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा इत्यादि। इसके बाद प्रमुख हिंदी गद्य रचनाओं के हम नाम कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, रामचरितमानस, सतसई, साकेत, शिव बावनी, कामायनी, मधुशाला, यामा इत्यादि। तो ये हिंदी साहित्य के दो वर्ग हो गए, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, है ना। अब हम बात करेंगे व्याकरण। भाषा के शुद्ध प्रयोग की दृष्टि से प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं और ये नियम हमें व्याकरण सिखाने में मदद करते हैं। अर्थात किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के लिए हमें कुछ नियम को जानना आवश्यक है और उन नियमों का संग्रह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों की ध्वनि, लिपि, चिन्ह, भेद, अक्षर, उच्चारण, मात्रा इत्यादि पर विचार करते हैं। शब्द विचार में शब्दों के प्रकार, रूप, बनावट, भेद, रचना आदि पर विचार किया जाता है। और पद विचार में पद निर्माण, पद भेद, पद के विकारी अविकारी रूप आदि पर विचार किया जाता है। तथा वाक्य विचार में वाक्य निर्माण, वाक्य भेद और विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। तो बच्चों, आपने आज भाषा और व्याकरण पढ़ा। आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेंगे, दोबारा स्टडी करेंगे। और ये देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर। भाषा की परिभाषा दीजिए और उसके रूपों को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर आपको भाषा की परिभाषा देनी है और उसके 2 रूप जो है मौखिक रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, उसकी परिभाषा और साथ में उदाहरण भी लिखना है। फिर लिपि से आप क्या समझते हैं, मातृभाषा तथा राजभाषा में क्या अंतर है। इसके बाद है हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया है।
हिंदी के मानक रूप पर एक टिप्पणी लिखें, साहित्य क्या है। तो अभी जो हमने व्याख्या की भाषा और व्याकरण की, अगर आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और साथ में जो प्रश्न हैं आप उनको हल करेंगे। धन्यवाद।